नमस्कार, डे नाइट न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव चक्रवर्ती। केंद्रीय मोदी मंत्रिमंडल में आज पहली बार विस्तार हुआ। इसमें 21 नए चेहरों को शामिल किया गया। इस तरह अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल सदस्यों की संख्या 66 हो गई है। नए चेहरों में 4 को कैबिनेट, 3 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 14 को राज्य मंत्री बनाया गया है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 4, बिहार से 3 और गुजरात और राजस्थान से 2-2 मंत्री शामिल किए गए हैं। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में दोपहर 1:30 बजे नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सबसे पहले गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, फिर शिवसेना के पूर्व सांसद सुरेश प्रभु, भाजपा के राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा, हरियाणा के कद्दावर जाट नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता बंडारू, बिहार के सारण से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी और गौतम बुद्ध नगर से भाजपा सांसद महेश शर्मा, जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला है, उन्होंने शपथ ली। इसके बाद राज्य मंत्री के रूप में मुख्तार अब्बास नकवी, राम कृपाल यादव, हरिभाई चौधरी, सावरलाल जाट, मनोहर भाई, गिरिराज सिंह, हंसराज गंगाराम, रामशंकर केठरिया, बाई एस चौधरी, जयंत सिन्हा, राजवर्धन सिंह राठौर, बाबुल सुप्रियो, साध्वी निरंजन ज्योति और विजय सापला ने शपथ ली। केंद्रीय कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड्डा को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद हिमाचल बीजेपी में खुशी की लहर है। इसी के तहत शिमला में बीजेपी ने जेपी नड्डा की केंद्रीय मंत्री की ताजपोशी के बाद जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा की केंद्रीय मंत्री की ताजपोशी होने पर खुशी की लहर है। जेपी नड्डा का राजनीतिक सफर हिमाचल की भूमि से ही शुरू हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उनका अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले जगत प्रकाश नड्डा का आज बीजेपी में राजनीतिक कद बेहद बड़ा हो चुका है। राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किए जाने से पहले नड्डा हिमाचल प्रदेश की पूर्व धूमल सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में अब नरेंद्र मोदी के बेहद खास बन चुके जेपी नड्डा के केंद्र सरकार में शामिल होने के बाद हिमाचल बीजेपी गदगद है। जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे, जिन्हें उन्होंने पूरी लगन से जहां जो भी उनको जिम्मेवारी दी गई उन्होंने पूरी लगन से उसको पूरा करा है और जिसका फल आज उन्हें मिला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी गई है। हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। पूरे प्रदेश वासियों की तरफ से हम जगत प्रकाश नड्डा जी को हार्दिक बधाई देते हैं और इससे उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने से हिमाचल प्रदेश में विकास की गति को एक नया आयाम मिलेगा। हिमाचल बीजेपी को उम्मीद है कि जेपी नड्डा के केंद्र सरकार में काबिज होने के बाद राज्य विकास की ओर बढ़ेगा। वहीं बीजेपी नेताओं का दावा है कि जेपी नड्डा की शानदार उपलब्धि के बाद हिमाचल प्रदेश भारतीय संगठन और सशक्त और मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट का मंत्री आज बनाया गया है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने एक छोटे से प्रदेश को एक बहुत बड़ा मान दिया है और पार्टी उनके इस नियुक्ति को, जिस प्रकार से नड्डा जी को केंद्र में नियुक्ति मिली है कैबिनेट में, उसको पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के सभी कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हमें ये लगता है कि गत 2 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में जो विकास में एक ग्रहण लग गया था कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के पश्चात, उस ग्रहण को समाप्त करके हिमाचल प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। शिमला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नड्डा के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे नड्डा पहुंचे फर्श से अर्श तक। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की विश्वसनीय सहयोगी और कुशल रणनीतिकार
जगत प्रकाश नड्डा का केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रवेश उनकी योग्यता और उस खासियत का नतीजा है जिसमें वो पर्दे के पीछे काम करना पसंद करते हैं। विनम्र स्वभाव वाले नड्डा बड़ी चुनौतियों का समाधान करने वालों में गिने जाते हैं। कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा पार्टी और सरकार के बीच एक पुल की भूमिका निभाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और हिमाचल से राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने टीम मोदी में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले ली है। नड्डा की ताजपोशी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को तोहफा दिया है। देश में भाजपा की सरकार आने के बाद हिमाचल में अच्छे दिनों के लंबे समय से इंतजार किए जा रहे थे। पीएम मोदी ने रविवार को इस इंतजार को खत्म कर दिया और मोदी मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में ही हिमाचल से राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। इससे पहले पार्टी ने उन्हें महाराष्ट्र और राजस्थान चुनाव के समय दोनों जगहों का प्रभारी भी बनाया था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। नड्डा हिमाचल सरकार में वन मंत्री का पद संभाल चुके हैं, लेकिन तत्कालीन धूमल सरकार के बीच तनातनी के बीच उन्होंने वन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और राज्यसभा सदस्य बनकर वो दिल्ली चले गए थे। हिमाचल भाजपा में नड्डा खेमे का प्रभाव खासतौर पर अब बढ़त की ओर है। जाहिर है कि केंद्र में रहते हुए नड्डा हिमाचल भाजपा की राजनीति के पावर सेंटर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। ऐसे में राज्य में भाजपा के बीच नड्डा बनाम धूमल की वर्षों पुरानी जंग तेज होने के आसार हैं। इस जंग में किसी दौर में कमजोर पड़े नड्डा अब संगठन के भीतर अपने रसूख की वजह से असरकारक साबित हो गए हैं। नड्डा का भाजपा में कद कितना बड़ा है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने को लेकर नड्डा का नाम टॉप पर रह चुका है। पटना विश्वविद्यालय की राजनीति से होते हुए सालों पहले अपने गृह जिले बिलासपुर के सदर हलके से सियासी सफर शुरू करने वाले नड्डा हिमाचल में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। धूमल के कार्यकाल में रही दोनों भाजपा सरकारों के कार्यकाल में जेपी नड्डा के भीतर दबा हुआ असंतोष कई मौके पर बिना कहे बाहर निकलता रहा। पिछली भाजपा सरकारों के कार्यकाल में ऐसे हालात बनाए कि नड्डा को धूमल सरकार के कार्यकाल में हाशिए पर ला दिया गया। वो कैबिनेट मंत्री रहते हुए बिना किसी पावर के रहे। ये बात उस दौर की है जब धूमल बनाम नड्डा की जंग चरम पर थी। तो नड्डा ने हिमाचल की राजनीति से खुद को अलग कर दिया और अपने प्रयासों से राज्यसभा पहुंच गए। हालांकि कांग्रेस ने नड्डा के इस कदम को उनके सत्ता मोह और अपने राजनीतिक लाभ के लिए बिलासपुर के लोगों को अधर में छोड़ने की घटना के रूप में प्रचारित किया। लेकिन नड्डा बिलासपुर के दौरे पर कहते आए हैं कि उन्होंने बिलासपुर नहीं छोड़ा, बल्कि वो बिलासपुर के लिए ही कुछ करने के मकसद से दिल्ली पहुंचे हैं। नड्डा दिल्ली पहुंचे तो पार्टी ने उनकी क्षमताओं को बखूबी पहचाना। पहले ही दौर में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव पद की जिम्मेदारी दी और छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा गया। नड्डा ने दोनों ही जिम्मेदारियों को बेहतरीन ढंग से निभाया और शायद यही वजह है कि समय का पहिया जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे बढ़ता गया जयप्रकाश नड्डा का कद। ब्यूरो रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज। भले ही हिमाचल में नेतृत्व विवाद को टालने के लिए जगत प्रकाश नड्डा को पार्टी ने केंद्र की तरफ भेजा, लेकिन इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि अपनी काबिलियत के दम पर वो केंद्र में बड़े पद की जिम्मेदारी संभालने तक के दावेदार हो जाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं जेपी नड्डा के अब तक के राजनीतिक सफर पर। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। जिस वक्त बिहार में स्टूडेंट मूवमेंट चरम पर था, उस दौर में जेपी नड्डा की उम्र 15 से 16 साल की थी। लेकिन इसी उम्र में नड्डा ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद जगत प्रकाश नड्डा छात्र राजनीति में सक्रिय हुए और एबीवीपी के साथ जुड़े। साल 1977 में छात्र संघ चुनाव में जेपी नड्डा पटना यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी चुने गए। संगठन में उनकी काबिलियत को देखते हुए जेपी नड्डा को साल 1982 में उनके पैतृक राज्य हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थी परिषद का प्रचारक बनाकर भेजा गया। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में वकालत की पढ़ाई भी शुरू की। तेज तर्रार जेपी नड्डा हिमाचल के उस दौर के छात्रों में काफी लोकप्रिय हुए।
नड्डा के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार छात्र संघ चुनाव हुआ और उसमें विद्यार्थी परिषद ने पहली बार ही अपना परचम लहरा दिया। छात्र राजनीति में रहते हुए जेपी नड्डा साल 1983 से 1984 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी परिषद के पहले प्रेसिडेंट बने। साल 1986 से 1979 तक जगत प्रकाश नड्डा विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव रहे और साल 1979 में केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ नड्डा ने राष्ट्रीय संघर्ष मोर्चा का गठन किया। इस आंदोलन को चलाने के लिए जेपी नड्डा 45 दिन तक जेल में भी रहे। 1979 में लोकसभा चुनाव में जगत प्रकाश नड्डा को भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया, जो देश में युवा कार्यकर्ताओं को चुनकर चुनाव लड़ने के लिए आगे लाने का काम करती थी। साल 1991 में 31 साल की उम्र में नड्डा भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने और नड्डा ने जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने और ट्रेनिंग देने पर बल दिया। जेपी नड्डा के कार्यकाल में बहुत से युवा पार्टी से भी जुड़े। साल 1993 ये वो वक्त था जब नड्डा की तकदीर बदलनी थी। इसी साल नड्डा ने चुनावी राजनीति की तरफ रुख किया और अपने पहले ही चुनाव में नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बिलासपुर के विधायक के रूप में कदम रखा। इस चुनाव में पार्टी के प्रमुख नेताओं की हार के कारण नड्डा को विधानसभा में विपक्ष में बैठना पड़ा। तेज तरार और ओजस्वी वक्ता के रूप में नड्डा ने कम विधायकों का साथ होने के बावजूद सरकार को 5 साल तक विभिन्न मुद्दों के साथ ऐसे घेरा कि विपक्ष में होने के बावजूद उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया। साल 1998 में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। बाद में 2007 की बीजेपी सरकार में नड्डा वन पर्यावरण संसदीय मामलों के मंत्री रहे, लेकिन उस समय भाजपा के कई नेताओं की तनातनी से नड्डा का दम पार्टी में घुटने लगा और मंत्रालय और सत्ता से ऊपर संगठन को तवज्जो देने वाले शख्स की छवि रखने वाले नड्डा ने मंत्रालय से इस्तीफा दिया और राष्ट्रीय टीम का रुख किया। जगत प्रकाश नड्डा ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान संगठन की जिम्मेदारी संभालने से लेकर और भी कई काम बखूबी निभाए। टिकट आवंटन के समय भी उनकी योग्यता पार्टी के काम आई। खास बात यह रही कि वो किसी भी खेमे से नहीं जुड़े और बीजेपी का हर धड़ा उनकी संगठन शक्ति का लोहा मानता है। लो प्रोफाइल रहने वाले नड्डा को बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेताओं का समर्थन हासिल है। नड्डा के रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अच्छे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज। लोगों को उम्मीद थी कि अनुराग ठाकुर को मोदी कैबिनेट में जगह मिल जाएगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। अनुराग की जगह जेपी नड्डा मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए और अनुराग ठाकुर की उम्मीद बस उम्मीद ही रह गई। अनुराग ठाकुर को आखिर क्यों कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया, उसके पीछे की आखिर वो क्या वजह है, देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश, खासकर बीजेपी समर्थकों को उम्मीद थी कि हमीरपुर के सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रमुख अनुराग ठाकुर को नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ के रूप में अनुराग ठाकुर पर लगे करप्शन के आरोप ही उनके दुश्मन बन गए। जिस तरह से अनुराग ठाकुर को विजिलेंस जांच का सामना करना पड़ रहा है, उससे अनुराग की छवि दागदार हुई है। भले ही उन पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन बीजेपी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी और यही वजह है कि बीजेपी द्वारा फिलहाल उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने से किनारा किया गया है। बीजेपी जहां एक तरफ जेपी नड्डा की ताजपोशी से खुश नजर आ रही है, तो वहीं अनुराग ठाकुर को मोदी मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से बीजेपी में निराशा साफ झलक रही है। जगत प्रकाश नड्डा जी वरिष्ठता के हिसाब से अनुराग जी से थोड़ा आगे थे और आज जगत प्रकाश नड्डा जी को ये हाईकमांड ने मंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारी दी है। अभी कोई चीज़ समाप्त नहीं होती है। भविष्य में जिस प्रकार से नड्डा जी को थोड़ा वेट करना पड़ा, उसी प्रकार से अनुराग जी को थोड़ा वेट करके उनका भी नंबर आ सकता है, लेकिन ये केंद्र के उस पर निर्भर करेगा। और वैसे भी अनुराग जी भी आज ये युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तीसरी बार सांसद चुने गए हैं और युवाओं में एक उनका अच्छा प्रभाव है। तो हाईकमांड समय समय पर अपनी अपनी जिम्मेदारी सबको देता है। आज नड्डा जी को जिम्मेदारी मिली है, कल किसी और को भी मिल सकती है। पिछली यूपीए सरकार के मंत्रियों पर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप पर
बीजेपी इस्तीफा मांगा करती थी। यहां तक कि हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह जब केंद्रीय मंत्री थे तब उन पर लगे करप्शन के आरोपों पर बीजेपी ने खूब हंगामा किया था। नतीजा यह रहा था कि वीरभद्र सिंह को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। ऐसे में टीम मोदी ये नहीं चाहती थी कि सुशासन का नारा लेकर बनी सरकार किसी तरह से बैकफुट पर आए। कि जहाँ तक ये प्रधानमंत्री का अपना एक विशेष अधिकार होता है कि वो किसको अपने साथ कैबिनेट में रखना चाहते हैं और नहीं, ये बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर हम इसको प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं अपनी राय इसमें जाहिर करूं तो मुझे लगता है कि पास्ट में मोदी जी से धूमल परिवार की नज़दीकियां तो थी और अनुराग जी भी काफ़ी नज़दीक रहे और हिमाचल प्रदेश में लोगों को लगता भी था कि शायद जब ऐसा वक्त आएगा तो अनुराग जी को ये ज़रूर मौका देंगे। लेकिन जो हालात बने हैं पिछले दिनों, जिस प्रकार के मुझे लगता है जो केसेस चल रहे हैं, चार्जेस लगे हैं अनुराग जी पे और धूमल जी पे, हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो। वीरभद्र सिंह लाख कोशिश करने पर भी अनुराग ठाकुर को लोकसभा जाने से तो नहीं रोक पाए, लेकिन उनकी सरकार द्वारा एचपीसीए के खिलाफ खोला गया मोर्चा कारगर रहा। विजिलेंस जांच की आंच ने अनुराग ठाकुर के सपनों और पहाड़ों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। शिमला से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा और सुभाष चंद्रा, डे नाइट न्यूज। शिमला जिले की ठियोग, हाटकोटी और रोहाड़ू सड़क की दुर्दशा को लेकर हिमाचल भाजपा ने राज्य की वीरभद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने अपने आंदोलन का आगाज करते हुए शिमला में हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान बीजेपी के उपाध्यक्ष नरेंद्र बरागटा और पार्टी प्रवक्ता गणेश दत्त समेत कई लोगों ने इस अभियान के तहत अपने अपने हस्ताक्षर किए। हिमाचल प्रदेश के बागवानी क्षेत्रों में सड़क की बदहाली स्थिति को लेकर अब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। इसके तहत सबसे पहले बीजेपी ने शिमला में हस्ताक्षर अभियान चलाकर आम लोगों को भी इस आंदोलन में शामिल किया है। हस्ताक्षर अभियान में बीजेपी के उपाध्यक्ष नरेंद्र बरागटा और राज्य भाजपा प्रवक्ता गणेश दत्त समेत पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और आम जनता ने भी हिस्सा लिया। भाजपा का आरोप है कि जिन इलाकों से सड़क ठियोग से होकर रोहड़ू तक जाती है वो तमाम इलाके बागवानी और प्रदेश की आर्थिकी की दृष्टि से बेहद जरूरी हैं। बावजूद इसके राज्य की कांग्रेस सरकार इस 80 किलोमीटर की सड़क को सुधारने में नाकाम रही है। इस हस्ताक्षर अभियान में सड़क प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों और आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर बीजेपी को अपना सहयोग दिया है। राज्य के पूर्व बागवानी मंत्री और बीजेपी के उपाध्यक्ष नरेंद्र बरागटा ने सड़क की दुर्दशा ठीक न करने को लेकर कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बकौल नरेंद्र बरागटा, सरकार के इस रवैये के खिलाफ जहां आने वाले दिनों में बीजेपी अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएगी, वहीं सड़क की दशा के चलते प्रभावित लोगों के लिए पार्टी ह्यूमन राइट कमीशन और हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। भाजपा ने साफ किया है कि अगर जल्द ही कांग्रेस सरकार इस सड़क की दशा को ठीक करने का काम नहीं करती तो पार्टी अपने इस आंदोलन को उग्र आंदोलन में तब्दील करने से गुरेज नहीं करेगी और इस आंदोलन की गूंज सड़कों से लेकर विधानसभा तक सुनाई देगी। शिमला से कैमरामैन राकेश कुमार और मोहित प्रेम शर्मा के लिए सुभाष चंद्रा, डे नाइट न्यूज। रामपुर के पास जाति मुख्यालय में कई श्रम संगठनों से जुड़े लोगों ने सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सरकार की तरफ से पूंजीपतियों के हितों के लिए श्रम कानूनों को बनाने के प्रयास का विरोध किया। श्रम संगठनों के नेताओं ने मजदूरों से आह्वान किया कि इसके लिए हर सत्र पर मजदूरों को संगठित होकर लड़ाई लड़नी होगी ताकि देश का श्रमिक वर्ग शासक वर्ग को अपनी मनमानी से रोके। वक्ताओं ने सम्मेलन में कहा कि देश में उद्योगपतियों के इशारे पर सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। बड़े उद्योगों को लाखों करोड़ रुपयों की सब्सिडी दी जा रही है। हमारा सम्मेलन ये था जो देश में श्रम कानून का संशोधन कर रहे हैं मोदी सरकार, इसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। और जो हमारा 11 सूत्रीय मांग पत्र गया है सरकार के लिए पिछले यूपीए सरकार का, अभी तक उसको सॉल्व नहीं किया, जिसमें मुख्य रूप से महंगाई पर रोक लगाओ, ठेका प्रथा खत्म करो, न्यूनतम वेतन जो है 15,000 करो, आंगनबाड़ी मिड डे मील को सरकारी कर्मचारी घोषित करो, ग्रेच्युटी पेंशन सभी मजदूरों को मिलनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है। आरोप है कि कर्मचारियों के हितों के खिलाफ सरकार काम कर रही है। विनोद कुमार ने कहा कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए तो प्रदेश सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, मगर कर्मचारियों की तरफ कोठी ध्यान नहीं दिया जा रहा।
चेयरमैन वाइस चेयरमैन की फौज खड़ी की हुई है, करोड़ों रुपया उन पे खर्च हो रहा है, तो सरकार का ध्यान उस तरफ न जाकर केवल कर्मचारियों के लाभों में कटौती करने तक सीमित है। पिछले 2 साल में कर्मचारियों को देने की बजाय उल्टा कर्मचारियों को का छीना है और लगता है कि सरकार जिस जिम्मेवारी से सत्ता में आई है वो सरकार निभाने में सफल नहीं हो पा रही है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले एनसी को एक बड़ा झटका लगा है। एनसी नेता आजाद शत्रु ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में आजाद शत्रु ने भाजपा का दामन थाम लिया। इस मौके पर आजाद शत्रु ने कहा कि वह भाजपा का मिशन 44+ पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और युवराज रणविजय सिंह जी से मंच पर आए और हमारे पहले मुझे मिलने का अवसर नहीं हुआ। कुछ महीने पहले इनसे मेरी बात हुई और मैंने इनको कहा कि तन मन लगा के मैं और मेरा पूरा परिवार, और परिवार का मतलब मेरा निजी परिवार नहीं, पूरा जम्मू प्रांत जो है, कश्मीर लद्दाख, वो मिलके कोशिश करें कि जो मिशन 44 है उसको हम पूर्ण करेंगे। और मैं आप लोगों को यकीन दिला सकता हूं कि जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं होगा हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। इन्हीं शब्दों से मैं फिर से आप सबका बड़ा धन्यवाद करता हूं। जम्मू में भाजपा के वरिष्ठ नेता और बसौली से विधायक जगदीश राज सपोलिया ने आज अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस दौरान सपोलिया ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने जम्मू के ईमानदार नेताओं की अनदेखी करते हुए भारी लोगों जैसे चौधरी लाल सिंह को विधानसभा चुनाव में मौका दिया है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की ज्यादती वह बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे बीजेपी ने प्रॉब्लम क्रिएट की मेरे लिए। मुझे बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं थी। किस तरह की प्रॉब्लम जो आपने छोड़ी है? किस तरह की प्रॉब्लम थी? जब उन्होंने टिकट अनाउंस की तो मैंने छोड़ दिया पार्टी। नहीं, कोई बात नहीं, नथिंग डूइंग। उन्होंने जब टिकट अनाउंस की, सवाल यह है कि मेरे को आप बार बार पूछ रहे हैं बीजेपी मेरे पे कोई लांछन लगाए तब मैं बात मानूंगा। अपनी मर्जी से जो करते करें, लेकिन मैंने कहा ना, उसका बड़ा आभारी हूँ पार्टी का कि मुझे उन्होंने इस काबुल बनाया कि मैं अपने घर वापस आ जाऊँ, और मैं आराम से अपने घर वापस आ गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डे नाइट न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।